आइए दोस्तों करते हैं इसका लास्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन ई और करते हैं उसे सॉल्व आउट। तो हमारे पास जो सेक्शन ई है उसके अंदर क्वेश्चन होंगे 37 टू 39 और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 4 अंक का। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा और इसमें 37 के अंदर हमें पार्ट मिलते हैं 3। एक है पार्ट हमारे पास ए, बी और सी। लेकिन आपके पास क्वेश्चन जो पार्ट बी है और सी है उसमें चॉइस होगी एग्जाम में, या तो आप पार्ट बी को कर सकते हैं या सी को, लेकिन हम यहाँ पर दोनों ही पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके ए और बी सी के आंसर बताने के लिए सबसे पहले हम करते हैं इसको सोल्व आउट। ठीक है, तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है कि ए को जब हम वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कास्टिक सोडा और 2 गैस रिलीज होती है। तो आप याद रखेंगे कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है, NaOH। किसे कहा जाता है, NaOH। तो हमें यहाँ पर NaOH मिलता है, तो और साथ में 2 गैस भी मिल रही है, एक एनोड पर एक कैथोड पर। तो आप इसे जानते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोरोक्षार प्रक्रिया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम जानते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। ठीक है, इस नाम से इसको जानते हैं। तो यहां पर हम क्या लेंगे, NaCl। NaCl को जो वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा। और साथ में 2 गैस रिलीज होती हैं, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। लेकिन हम ये कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर एनोड होती है, कहाँ पर हाइड्रोजन गैस। तो आप यहाँ पर कैथोड में याद रखिए H होता है, तो इस वजह से यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी, H2, और एनोड पर कौन सी होगी, Cl2। तो इस प्रकार से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसे एक बार इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को लिख लेते हैं पहली। तो हमारे पास जो पहली रिएक्शन है इसको लिखते हैं। हमारे पास NaCl को जब वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, कास्टिक सोडा, जिसे NaOH कहते हैं, और साथ में Cl2 गैस और प्लस H2 गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास जो A है, A क्या हो जाता है, NaCl, ये क्या है हमारे पास A, और कास्टिक सोडा जो कि है X, तो हमारे पास क्या हो जाता है, X। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास X है, और जो क्लोरीन गैस है ये हमारे पास Y है, और जो हाइड्रोजन गैस है ये हमारे पास Z है। तो इस प्रकार से हमें A, X, Y और Z कंप्लीट मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है इसके साथ ही, नेक्स्ट है हमारे पास 2। अच्छा, यहाँ पर जो सेकंड रिएक्शन है उसमें A वही यूज करना है जो हमने पार्ट ए में करा है। ठीक है, फर्स्ट में जो करा है वही हमें A लेना है। तो A क्या है हमारे पास, NaCl, तो हमें भी यहाँ पर भी क्या लेना होगा, NaCl। जब NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, सोडियम, और यहाँ पर वही गैस रिलीज होती है जो ऊपर हुई है। तो Y पर कौन सी गैस रिलीज हुई है, Cl, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl2। ठीक है, Cl2 गैस। तो इस प्रकार से इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड रिएक्शन क्या है, सेकंड रिएक्शन है हमारे पास NaCl को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम प्लस Cl2 गैस। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेम वही A है जो ऊपर था। ठीक है, और यहाँ पर ये मेटल क्या कहलाएगा, M। इस मेटल को M कहा जाएगा, और ये Cl क्या है, वही जो ऊपर रिलीज हुई थी यानी कि Y। ये भी यहाँ पर क्या होगा, Y। तो इस प्रकार से सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है थर्ड। यहाँ पर जो मेटल आपका पास जो प्राप्त हुआ है उसी मेटल को जब हम किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जो कि क्या है, एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड के साथ जब उस मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास P और Z कौन सी गैस रिलीज होती है, वही जो हमारे पास पार्ट ए में रिलीज हुई है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरी रिएक्शन है हमारे पास, पहला है मेटल, और मेटल क्या है हमारे पास, ये मेटल जो हमारे पास क्या है, सोडियम। जब हम सोडियम को इथेनोइक अम्ल के साथ CH3COOH इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास एक तो गैस रिलीज होती है वही जो Z थी, तो हमारे पास जो गैस रिलीज होगी वो क्या होगी, H2 गैस। ठीक है, और साथ में एक P प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास जब इसको साथ रिएक्ट करा जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा C, ठीक है, CH3COONA। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास M क्या है, हमारे पास ये हो जाता है M। ठीक है, जब हम M यानी मेटल को
एथेनोइक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, पी। और पी क्या है हमारे पास, ये सब्सटेंस हमारे पास पी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे इसे, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट, एसीटेट। ठीक है, और साथ में हमारे पास Z क्या है, हाइड्रोजन गैस, वही Z है जो वहां पर ऊपर थी। तो इस प्रकार से हमारा पॉइंट थर्ड भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ। फोर्थ क्या है, इथेनोइक अम्ल को जब हम Q के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, R। ठीक है, Q। अच्छा, Q हमारे पास पहले नहीं बना है, ठीक है, Q हमारे पास ऊपर नहीं बना है। तो आप यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट के तौर पर पहचान सकते हैं क्या, इस रिएक्शन को भी कर लेते हैं हम कंप्लीट। तो हमारे पास फोर्थ रिएक्शन क्या मिल जाती है, जब हम इथेनोइक अम्ल को रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल से, किससे, अल्कोहल, तो वो क्या है, C2H5OH। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, H2SO4 के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, एस्टर। क्या बनता है, एस्टर। यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे तो हमें बनेगा CH3COO C2H5। ठीक है, और साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, H2O। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाता है Q। ये क्या है हमारे पास, Q, और क्या बनता है इससे, R। क्या बनता है, R। और R क्या है, एक एस्टर है। क्या है, एस्टर। क्या है ये, एस्टर। क्या बनता है, एस्टर। ठीक है, इस प्रकार से। और साइड प्रोडक्ट में क्या बनता है, H2O। तो इस प्रकार से ये फोर्थ पॉइंट भी क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब लास्ट पॉइंट कर लेते हैं इसका। लास्ट है हमारे पास R, जो कि एस्टर है। क्या है, एस्टर, CH3COO C2H5। ठीक है, C2H5, जिसको हम जब रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, X। और X क्या है हमारे पास, NaOH। क्या है, NaOH, NaOH के साथ। तो क्या बनता है हमारे पास, P। P क्या है, P जो यहाँ पर बना था हमारे पास, क्या बना था, सोडियम एसीटेट। क्या बना था, सोडियम एसीटेट, यानी CH3COO Na। और प्लस क्या बना, Q। और Q क्या था हमारे पास, एल्कोहल। क्या बना था, एल्कोहल, यानी C2H5OH। इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास R क्या हो जाता है, एस्टर, और X क्या हो जाता है, NaOH, और P क्या है, सोडियम एसीटेट, और Q क्या है आपके पास, एल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये टर्म भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसके आंसर को। सबसे पहले पहचानते हैं ए क्या है। चलो अगली स्लाइड पे, अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं। तो ए क्या है हमारे पास, ए क्या है, ए क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन में बोला गया है A, Y, Z, M, P और R के नाम लिखिए, तो इनके नाम लिखने हैं। तो ए क्या है हमारे पास, सोडियम, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वाई। तो वाई क्या है हमारे पास, वाई है हमारे पास क्लोरीन गैस। क्या है हमारे पास, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर क्या पूछा गया, जेड। तो जेड क्या है हमारे पास, जेड है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। आप देख सकते हैं जेड क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एम। एम क्या है हमारे पास, एम हमारे पास मेटल, जो कि क्या है, एम क्या है, सोडियम मेटल। क्या है हमारे पास, सोडियम मेटल। ठीक है, यानी सोडियम धातु, सोडियम धातु। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पी और आर। क्या है, पी और आर। और पी क्या है हमारे पास, पी आप देख सकते हैं सोडियम एसीटेट। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, पी क्या है, पी सोडियम एसीटेट। और आर क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास, एक मिनट, पी हमारे पास सोडियम एसीटेट है, और आर क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास एस्टर। क्या है, एस्टर। तो ये हो जाता है हमारे पास आर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसके आंसर चेक कर लेते हैं। यस, हमारे पास 37 का जो ए है उसका क्या है, पहला क्या है, सोडियम क्लोराइड। वाई क्या है, क्लोरीन गैस। जेड क्या है, हाइड्रोजन गैस। एम क्या है, सोडियम धातु।
पी क्या है, सोडियम इथेनॉइड या फिर सोडियम एसीटेट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, आर क्या है, एथिल इथोनेट या फिर एस्टर, ठीक है। इस प्रकार से ये पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। करते हैं इसके पार्ट बी को, ठीक है। पार्ट बी में क्या पूछा गया है, तो पार्ट बी में पूछा गया है जेड का परीक्षण करने के लिए एक गतिविधि में सुधार, यानी कि हमें जेड का टेस्ट करने के लिए, जेड क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए हम आपको एक सेटअप दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है, हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4, ठीक है। और हमने इसके अंदर क्या डाल दिए, जिंक ग्रेनुल्स यानी कि Zn। जब हम Zn को जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं H2SO4 को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और इसमें से एक गैस रिलीज होगी जो कि क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसका परीक्षण कैसे करते हैं, इसका टेस्ट कैसे करते हैं, तो जब यहाँ से गैस रिलीज होगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सोप सॉल्यूशन यानी साबुन का पानी, साबुन का पानी, ठीक है। साबुन के विलयन से जब इसमें बबल्स बनेंगे और उन बबल्स के पास जब आप कैंडल लेके आओगे तो उसमें एक पॉप साउंड क्रिएट होगा, क्या होगा, पॉप साउंड। तो इस प्रकार से आप इसको पॉप साउंड, पॉप साउंड, ठीक है, इससे आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, बी का कंप्लीट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड में क्या पूछा गया है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें यौगिक एक्स, वाई और जेड एक से बनते हैं, ठीक है, एक्स, वाई और जेड। इस प्रक्रिया का नाम क्या है, तो हमने आपको बताया यहाँ पर इस प्रोसेस का क्या नाम है, इस प्रोसेस का नाम है क्लोरो क्षार प्रक्रिया, जिसे क्या होता है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, ठीक है। उत्तर का, तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है यस, इसका है, इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया क्या कहा जाता है, क्लोरो क्षार प्रक्रिया, क्लोरो क्षार प्रक्रिया यानी कि क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है, कहा जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए घोल और रसायन उत्पाद बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। हमारे पास ये हो गया और इसका ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 38। 38, ठीक है, तो पढ़ते हैं 38। मोहन और रोहित ने देखा कि छाया में उगने वाले पौधे की टहनियां सूरज की ओर रोशनी की ओर झुक जाती हैं, जबकि टच मी नॉट पौधे की पत्तियां छूने के तुरंत बाद मुड़ जाती हैं और झुक जाती हैं। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि पौधे में यह हलचलें कैसे होती हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें आगे क्या कहा गया है, पौधे में होने वाली गतिविधि को समझने में उनकी मदद करने के लिए निम्नलिखित में उत्तर या तो ए या बी का प्रयास करें। तो हम, लेकिन आपको एग्जाम में केवल किसी एक को करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों को ही करेंगे। तो आपको पहले समझा देते हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट, ठीक है, ये प्रकाश, यहाँ पर क्या है, सन है, यहाँ पर क्या है, सनलाइट है, क्या है, सनलाइट, ठीक है। तो पौधा सनलाइट की तरफ क्यों झुक जाता है, ये क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो प्लांट है, ठीक है, अगर उसमें आपको पता है इसके टिप पर क्या होती है, ऑक्सीन हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीन, ऑक्सीन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन, जो कि इसको टहनी को लंबा होने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है, जो कि इस टहनी को लंबा होने में क्या करती है, हेल्प करती है। साथ ही आपको बता दें कि जो इसका छाया वाला भाग है, छाया, और ये क्या है, धूप, धूप वाला भाग, ठीक है। तो जब एक साइड क्या पड़ेगी, धूप, और दूसरी साइड में क्या होगा, छाया, तो उसमें जो इसके अंदर ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो शिफ्ट हो जाता है किधर, छाया वाले भाग की तरफ। तो इधर शिफ्ट हो जाता है वो हार्मोन, ठीक है। वो हार्मोन क्या होता है, इस साइड शिफ्ट हो जाता है, जिससे इसकी लेंथ बढ़ जाती है और इसकी लेंथ कम हो जाती है, यानी कि एज कंपेरेबल, तो उसकी लेंथ क्या होगी, दूसरे जो छाया वाला भाग हो उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से ये प्रकाश की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है और वो उसकी तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसका पार्ट ए का समझ लेते हैं। चित्र ए में दिखाए गए अनुसार पौधे में टहनियों के मुड़ने का क्या कारण है। तो हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो हार्मोन है वो क्या है, छाया वाले पार्ट की तरफ क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो समझते हैं इसका आंसर। पौधे की टहनियां का झुकना उत्तेजना प्रतिक्रिया, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास सन है वो क्या है,
उद्दीपन। क्या है? उद्दीपन। ये उद्दीपन का काम करता है। ये उद्दीपन के साइड में क्या होते हैं? झुक जाते हैं, जिसे उत्तेजना से भी जाना जा सकता है। एक दिशात्मक वृद्धि संबंधित गति दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारे पास, जब बढ़ते पौधे में सूर्य के प्रकाश का पता लगाते हैं तो टहनियों के सिरे पर संश्लेषित ऑक्सिन नामक हार्मोन कोशिकाओं को लंबे समय तक बढ़ने में मदद करता है। आप सभी जानते हैं कि जो ऑक्सिन है वो प्लांट को लंबा होने में यानी बढ़ने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, यानी इसके टिप पार्ट पर ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जब पौधे एक तरफ प्रकाश आ रहा होता है, ठीक है, तो ऑक्सिन टहनियों के छाया वाले, देखो छाया वाले हिस्से में फैल जाता है, यानी कि ये शिफ्ट हो जाता है कौन से? छाया वाले भाग में। ऑक्सिन की यह सांद्रता टहनियों की कोशिकाओं को बढ़ने के लिए उत्तेजित करती है, तो ये वाला पार्ट जो है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, जो प्रकाश से दूर है, लंबा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस प्रकार पौधा प्रकाश की ओर झुक जाता है और प्रतीत होता है। तो ये झुका हुआ प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सिन हार्मोन है वो छाया वाले पार्ट में क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है, जिस वजह से वो सूर्य के प्रकाश की तरफ क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसका आपका उम्मीद करते हैं जो पॉइंट ए है उसका आंसर आपको सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है पॉइंट बी। पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी को समझ लेते हैं। चित्र में दिखाए गए अनुसार टच मी नॉट पौधे में पत्तियों के मुड़ने का क्या कारण है? ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखो, टच मी नॉट जो प्लांट होते हैं हमारे पास, टच मी नॉट जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे ही इन्हें आप टच करेंगे क्या होगा? ये अपने आप को एकदम क्या कर लेंगे? बैंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बैंड, सिकुड़ जाते हैं। तो सिकुड़ने का प्रोसेस क्या है तो हम आपको बताते हैं। इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जैसे ही आप इसे टच करोगे, ठीक है, जैसे ही टच करते हैं, ये जो वाटर है उसे क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और जैसे ही थोड़ी देर बाद क्या करेगा? इस वाटर को वो रिलीज कर देता है। क्या कर देता है? रिलीज, रिलीज यानी कि छोड़ देता है। ठीक है, छोड़ देता है। ठीक है, तो जब आप इस पौधे को टच में नोट यानी छुई हुई के पेड़ को यदि टच करते हैं तो उसमें जो क्या नाम है, ट्यूब्स हैं, वो क्या करते हैं? उसको एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारे पानी को, और पानी को एब्जॉर्ब करने के कारण वो जो हमारा टच में नोट प्लांट है वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद आप देखते हैं वो फिर से उसी तरीके से शेप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस एब्जॉर्ब किए हुए पानी को फिर से दोबारा रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है, जिससे वो प्लांट क्या है? दोबारा से उसी तरीके से फॉर्म में वापस आ जाता है। ठीक है, तो समझते हैं इसका आंसर को। तो टच मी नॉट पौधे की पत्तियां उत्तेजन के प्रति प्रतिक्रिया करके स्वतंत्र विकास गति दिखाती हैं, यानी कि उद्दीपन के प्रति, यानी आपने उसे जो टच करा उसे क्या बोलेंगे? उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन यानी कि उत्तेजित, उत्तेजित। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, ये पौधे कोशिकाओं से कोशिका तक सूचना पहुंचाने के लिए विद्युत रासायनिक साधनों का उपयोग करते हैं। यहाँ पे एक क्या है? एक इंपल्सन प्रोसेस होता है जिसमें यहाँ से वहां तक क्या है? सिग्नल ट्रांसफर किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, गति स्पर्श बिंदु से अलग बिंदु पर होती है। ठीक है, हमने स्पर्श यहाँ करा है लेकिन गति पूरे पौधे में होती है। नेक्स्ट है, पौधे की कोशिकाएं उनमें पानी की मात्रा बदलकर आकार बदल देती हैं। तो ये क्या करते हैं? पहले पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसी के टच करने पर, और कुछ देर बाद उसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिस परिणाम स्वरूप फूल जाता है या सिकुड़ जाता है। ठीक है, इसलिए आकार बदलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पार्ट बी भी समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है पार्ट सी। नेक्स्ट है हमारे पास सी एंड डी। तो सी में क्या पूछा गया है कि पराग नलिका के बीजांड की ओर बढ़ने की गति। तो आप सभी जानते हैं कि जब हमारे पास, ठीक है, एक बीजांड की फॉर्मेशन है तो यहाँ पर क्या होती है? ओवरी, और यहाँ पर होता है केमिकल। क्या होता है? केमिकल, केमिकल। तो केमिकल की तरफ फ्लो, जो हमारे पास जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन यानी कि दिशा, दिशा किधर है इसकी? केमिकल की तरफ। तो इसे क्या बोलेंगे? इसने पूछा गया पराग नलिका के बीजांड की ओर बढ़ने की गति को क्या कहते हैं? तो गति को बोलते हैं हम क्या? कीमो, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, जिसे हिंदी में बोला जाता है रसायनुवर्तन। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा? रसायनुवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, उपरोक्त भाग एक में दिखाई गई गति से करें। तो हमारे भाग ए में कौन सी दिखाई गई है? अच्छा, भाग ए में दिखाई गई है ये सनलाइट वाली। ठीक है, तो सनलाइट वाले में क्या हो रहा है? जो प्लांट है वो किधर बेंड हो रहा है? सन की तरफ। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम क्या? फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जिसे क्या बोलते हैं? प्रकाशनुवर्तन। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा प्रकाशनुवर्तन। तो इस प्रकार से पॉइंट सी भी कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना रसायन अनुवर्तन कहलाता है, जबकि
सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ने को क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट डी। चित्र बी में दिखाई गई गति की तुलना जानवरों के में शरीर के अंगों की गति से करें। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती हैं, किसी भी मूवमेंट को फील करने के लिए नर्व सेल होती हैं, वो एक सेल से दूसरे सेल में क्या पहुंचाती हैं? सिग्नल्स को ट्रांसफर करती हैं। लेकिन वहीं जो हमारे टच मी नॉट प्लांट जैसे कोई भी प्लांट है, उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। यदि भी पौधे और जानवर दोनों ही कोशिका से कोशिका तक सूचना पहुंचाने के लिए विद्युत यानी केमिकल रासायनिक साधनों का उपयोग करते हैं, तो हमारे पास बॉडी में केमिकल और इंपल्स यानी कोशिका दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पौधों में केवल रासायनिक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जानवरों में तंत्रिका कोशिकाओं के विपरीत पौधे में सूचना संवहन के लिए कोई विशेष उत्तक नहीं होता, उसके अंदर किसी प्रकार के सेल या उत्तक नहीं होते हैं। सेल तो होते हैं बट उत्तक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, पशु कोशिकाओं में आकार में परिवर्तन मांसपेशियों कोशिकाओं में पाए जाने वाले विशेष प्रोटीन के कारण होता है, जबकि पौधे की कोशिकाएं उनमें पानी की मात्रा बदलकर आकार बदल देती हैं, जिसमें हमने आपको बताया टच मी नॉट क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो पौधा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा और कुछ देर बाद जब वापस अपनी शेप में आ जाएगा, जब उस पानी को रिलीज कर दिया जाता है, नहीं छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस सैंपल पेपर का क्या है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझते हैं इसको और करते हैं इस सैंपल पेपर को क्लोज। तो दोस्तों पढ़ते हैं इसे। ऊपर दी गई छवि एक परावर्तक दूरबीन की है। परावर्तक दूरबीन ने आकाश में देखने के लिए हमारे तरीके में क्रांति ला दी है। आप सभी जानते हैं प्रकाश को इकट्ठा करने और फोकस करने के लिए दर्पणों का उपयोग करते हैं, बजाय इसके कि वे अपने अपवर्तक समकक्षों की तरह केवल लेंस पर निर्भर रहें। ये दूरबीन आने वाले प्रकाश को पकड़ने यानी कि पढ़ने, जो उस पर पड़ता है उसको पढ़ने और उसे एक फोकस पॉइंट पर परावर्तित करने के लिए सटीक आकार और पॉलिश किए गए दर्पणों का उपयोग करती है, जहां ये अवलोकन के लिए एक छवि बनाई गई है। ठीक है, हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है, इसके बेसिस पे हमें ए बी सी और डी इनके आंसर बताने। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर है लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ स्टार, यानी स्टार से हमें कुछ लाइट रेज इस तरीके से इंसिडेंट होती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण इस प्रकार से एक लेंस यानी एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, मिरर यानी कि दर्पण, एक दर्पण है जो उन लाइटों को क्या कर रहा है, उन प्रकाश को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो इकट्ठा करने के लिए हम किस मिरर का इस्तेमाल करते हैं, मिरर यानी कि दर्पण। तो दर्पण आप सभी जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये जो हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है यानी कि अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो हमारे पास कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण होता है वो अभिसारित होता है, अभिसारित। ठीक है, यानी कि कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग प्रकाश किरणों को क्या करता है, वो कन्वर्ज करता है। ठीक है, इस तरीके से आई प्रकाश किरणों को क्या करता है, वो कन्वर्ज करता है। वहीं हमारे पास जो कॉनकेव है वो क्या करता है, अपसारित करता है। क्या करता है, अपसारित, अपसारित यानी कि डाइवर्ज करता है। ठीक है, ये प्रकाश को डाइवर्जिंग करता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो मिरर लगा हुआ है वो कौन सा है, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग मिरर के लिए कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जो मिरर यूज करा गया है वो कौन सा है, कॉनकेव यानी कि अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है, जो प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर कहीं पर इमर्ज कर रहा है यानी कि कन्वर्ज कर रहा है, अभिसारित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्लेन मिरर, ठीक है, समतल दर्पण, समतल दर्पण का इस्तेमाल किया गया है, जो वहां से जो किरणें आ रही हैं उनको कहां कर रहा है, यहाँ पर आईपीस। ठीक है, आईपीस, ये क्या है, आईपीस। आईपीस पर क्या कर रहा है, एक लोकेट कर रहा है यानी उन्हें वहां पर भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये प्लेन मिरर क्या कर रहा है, यहाँ से जो इमेज बन रही है, अच्छा यहाँ से जो इमेज बनती है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, यानी वास्तविक तथा उल्टी।
ठीक है, वास्तविक तथा उल्टी। लेकिन उन मिरर को इन रेज को जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है उसको क्या कर रहा है, ये मिरर इस पे ट्रांसफर कर रहा है, और यहाँ पर जो एक मिरर लेंस लगा हुआ है, क्या है, लेंस, और वो लेंस क्या कर रहा है, उन लाइटों को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, कन्वर्जिंग। यानी यहाँ पर लेंस भी दो प्रकार के होते हैं आपके, लेंस क्या होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव, ठीक है। जो कॉनकेव यानी उत्तल लेंस, और क्या है, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, ये प्रकाश को क्या करता है, अपसारित यानी कि फैलाता है, जबकि ये क्या करता है, कन्वर्ज यानी कि अभिसारित। तो इस प्रकार हम किस लेंस का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स का करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा का लेंस यूज किया गया है, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आईपीस, आप इसे करेक्शन कर लेना, ये आईपीस है, ठीक है, एपीस लिखा हुआ है, ठीक है। आईपीस पर परिक्षेपण द्वारा तारे की किस तरह की छवि दिखाई देगी। अच्छा, जो हमारे पास आईपीस होगा वहां पर जो छवि दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक तथा उल्टी। लेकिन यहाँ पर जो इमेज बनेगी, जो इमेज होगी, ठीक है, प्रतिबिंब होगा, वो क्या होगा, रियल एंड इरेक्ट। क्या होगा, इरेक्ट। अच्छा, रियल एंड इरेक्ट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेन मिरर है उसे क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। यानी कि यहाँ पर अगर रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है तो यहाँ पर क्या बनेगी, उसका उल्टा, रियल एंड इरेक्ट। और इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक तथा, इसे क्या बोलेंगे, वास्तविक तथा। यहाँ पर जो छवि बनेगी वो क्या बनेगी, छवि, तो वो क्या होगी, वास्तविक तथा सीधी, वास्तविक तथा सीधी, ठीक है, रियल एंड इरेक्ट। तो इसका आंसर पहले का क्या हो जाता है, तो छवि कैसे बनेगी, वास्तविक तथा सीधी। नेक्स्ट है हमारे पास, इस परावर्तक दूरबीन में किस तरह के दर्पण का उपयोग किया गया है। तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया गया है, दर्पण का उपयोग किया गया है कॉनकेव यानी कि अवतल। तो यहाँ पर जो इसका बी का आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश को अभिसारित कर रहा है, ठीक है, यानी कि कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। इसके बाद है, या तो सी या डी का प्रयास करें। इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप सी को या डी को कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों की क्या करने हैं, सोल्यूशन करने हैं। तो इनको समझ लेते हैं। कारण सही समझाइए कि जो आईपीस है वहां पर किस तरह का ऑप्टिकल उपकरण यानी लेंस लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेंस है वो कौन सा लगा हुआ है, कॉन्वेक्स। कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर उपयोग किया गया है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, लेंस यानी कि उत्तल लेंस। क्यों, क्योंकि ये भी क्या करेगा, लाइट को इमर्ज क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, एक जगह पर पॉइंट आउट करेगा, जिसे हम इजिली देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, दूरबीन में समतल दर्पण की क्या भूमिका है। अच्छा, समतल दर्पण क्या कर रहा है, इसको रियल एंड इन्वर्टेड को यहाँ पर क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है, ताकि वहां पर इमेज क्या बनेगी, इन्वर्ट हो जाएगी। इस इमेज को क्या है, सीधी बना रहा है। जो इन्वर्टेड इमेज है उसे क्या बना रहा है, सीधी, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा अवतल दर्पण है। तीसरा समतल दर्पण से किरणों का इकट्ठा करने पर दर्शक तारे की वास्तविक छवि देखने पर उपयोग का अभिसारी लेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डी, समतल दर्पण वक्र दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को पार्श्व रूप में यानी कि उल्टा रूप में उल्टा देता है, और इसकी स्थिति किरणों को एपीस यानी कि आईपीस पे देखने पर निरीक्षित करने में मदद करती है, ताकि उसके जो हमारे पास इमेज उल्टी बनी उसको क्या कर देगा, वो सीधी कर देगा। उससे हमें जो इमेज दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी, सीधी। क्या दिखाई देगी, सीधी। तो यहाँ पर इमेज क्या थी, उल्टी, लेकिन हमें यहाँ पर इमेज जो दिखाई देगी वो कैसी होगी, सीधी। क्या होगी, सीधी, वास्तविक तथा सीधी, ठीक है। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑलरेडी हम इस सैंपल पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। और इस सैंपल पेपर की सहायता से आप सभी अपने बोर्ड को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं।